Student, today we will study lesson 3 of class 5, the weather and climate. First of all, what is weather? यानी कि हम इस पार्ट में पढ़ेंगे कि वेदर और क्लाइमेट क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं पॉइंट 1 है आपका वेदर। वेदर क्या है? तो वेदर द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर प्रिवेलिंग एट द पर्टिकुलर प्लेस ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेदर। वेदर आपका होता है जो क्षणिक समय के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग वेदर हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं जगह पे बारिश हो रही है, कहीं पे सनलाइट है, तो ये वहाँ के मौसम हो गए, क्लाइमेट सॉरी वेदर हो गए, ठीक है। तो वेदर इज ए प्रिवेलिंग एट ए पार्टिकुलर प्लेस, यानी कि ये हर जगह पे चेंज होते रहते हैं। इसके अलावा जो होते हैं, कहीं कहीं क्लाउडी होता है तो कहीं कहीं विंडी होता है, यानी कि बादल घिरा होता है कहीं कहीं मौसम में, तो कहीं कहीं हवादार होता है, कहीं कहीं धूपनुमा होता है कहीं। और ये हमारे सारे चीज़ डेली रूटीन को अफेक्ट करते हैं। अब अचानक धूप निकला हुआ है और एकाएक बारिश आ गई, तो ये वेदर हुआ, तो हम बोलेंगे कि वेदर खराब हो गया। लेकिन यही स्थिति जब कुछ लंबे समय तक के लिए रहे, जब यही स्थिति, जैसे हमें पता है कि बारिश जो है, अगर बारिश जो है जाड़े के समय में यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आता है, तो हम बोलेंगे इट इज़ इफेक्ट ड्यू टू वेदर। बट बारिश जब आपका जून, जुलाई अगस्त में आता है, तो इट इज़ ए क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी कि हर साल जून और जुलाई में बारिश होता है, तो आपका क्लाइमेटिक कंडीशन हो गया। लेकिन अचानक मौसम बिगड़ जाना, ये आपका वेदर होता है। तो अब आगे हम लोग, पहले आपने समझ लिया वेदर, अब अगला पॉइंट हम समझेंगे क्लाइमेट। तो क्लाइमेट इज ए रेगुलर पैटर्न ऑफ वेदर, यानी कि जो वेदर होता है या एक रेगुलर पैटर्न में, जैसे कि हमें पता है कि अभी जून जुलाई में बारिश हो रही है, तो नवंबर दिसंबर आते आते जाड़े का समय आ जाएगा, उसके अलावा अप्रैल मई आते आते गर्मी आ जाएगा, तो ये क्लाइमेटिक कंडीशन हुआ। लेकिन गर्मी के दिनों में एकाएक बारिश आ जाए तो ये आपका वेदर हुआ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, यानी कि क्लाइमेट जो होता है वह किन किन फैक्टर्स के कारण प्रभावित होता है और क्यों होता है। तो सबसे पहला पॉइंट है डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज इक्वेटर। डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, तो इसको समझने के लिए हम अब इक्वेटर आया, तो इक्वेटर आखिर होता क्या है कि इससे डिस्टेंस के बारे में हम जानेंगे। तो डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, सबसे पहले हम एक ग्लोब लेते हैं। ये आपका लगभग इट इज शेप ऑफ आवर अर्थ, ये हमारे पृथ्वी का आकार होता है। तो इसको दो बराबर हिस्सों में एक लाइन बांटती है। एक लाइन जो है इसको दो बराबर हिस्सों में बांटती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। तो दिस लाइन इज इक्वेटर, दिस लाइन इज इक्वेटर। अब बोल रहा है डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। अब जो आपको हम बता दें, थोड़ा सा इसको हम इरेज करेंगे, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा समझेंगे कि जो आपका सिचुएशन है किसका, ग्लोब का। तो ये आपका मान लीजिए सन हो गया, और ये आपका अर्थ हो गया, ये आपका अर्थ हो गया। तो जब ये आपका इक्वेटर हो गया। अभी हम आपको बताएं कि इक्वेटर जो होता है अर्थ को बीचों बीच दो बराबर भागों में बांटता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में
और साउदर्न हेमिस्फीयर में ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न होता है और नीचे वाला हिस्सा साउदर्न होता है। आगे हम बढ़ेंगे तो सनलाइट जो होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा लाइट जो है वह सीधी लाइन के हिसाब से रन करती है। तो ये आपका जो सनलाइट, अब देखेंगे किस स्थिति में दूरी जो है सन से पास में है इक्वेटर की और किस स्थिति में दूर है। तो आप दूर जब सनलाइट होगा तो गर्मी क्या होगी, कम महसूस होगी, पास होगा तो ज़्यादा महसूस होगी। तो आपको हम बता दें डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर में ये यहाँ तक सनलाइट जो होता है नहीं पहुँच पाती है। तो ये आपका जोन यहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच पाने के कारण यहाँ और यहाँ दोनों पोलर रीजन में यानी ध्रुवीय क्षेत्रों में हमेशा पूरे साल बर्फ जमी रहती है। क्यों? रीजन क्या होता है, सनलाइट यहाँ पे पार्टिकुलरली नहीं पहुँच पाती है, जिसके कारण आपका ये दोनों जोन आपका फ्रिजिड जोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके अलावा दूसरा हिस्सा, अब यहाँ पे जितनी नज़दीकी है इस दोनों के बीच में जो है सनलाइट कुछ इसके अपेक्षा ज़्यादा आएगा और इसके अपेक्षा कम आएगा। तो ये आपका जोन क्या होते हैं, ये आपके जोन जो होते हैं टॉरिड होते हैं। क्या होते हैं? सॉरी, टेम्परेट होते हैं। ये आपका जोन जो हो गया ये आपका टेम्परेट जोन होंगे। ठीक है। यहाँ पे लगभग बर्दाश्त करने इतना तापमान रहता है। बर्दाश्त करने का मतलब कि यहाँ पे गर्मी इस सेंटर वाले क्षेत्र की अपेक्षा कम पड़ती है। अब आते हैं, ये आपका जो बच गया मिड एरिया जहाँ पे सनलाइट डायरेक्टली आता है, ये आपका हो जाता है टॉरिड जोन। क्या हो जाता है? टॉरिड जोन हो जाता है। तो टॉरिड जोन हो जाता है आपका, यानी कि सबसे ज़्यादा गर्म, इससे थोड़ा कम गर्म और पूरा बर्फ वाला क्षेत्र यानी कि जमा हुआ क्षेत्र आपका फ्रिजिड होता है। ज़्यादा गर्म वाला क्षेत्र टॉरिड होता है और उससे कम गर्म वाला क्षेत्र आपका टेम्परेट होता है। और इन तीनों के दो नाम हैं। इसका टॉरिड का ट्रॉपिकल जोन भी इसका नाम है, टेम्परेट का टेम्परेट जोन ही नाम है और फ्रिजिड का फ्रिजिड जोन ही नाम है। एक और इसका अब समझेंगे, फ्रिजिड जोन जो आपका टॉरिड जोन है सिंगल होता है यानी इक्वेटर के आसपास जो होते हैं, लेकिन जो फ्रिजिड जोन नॉर्थ के साइड में होगा उसको नॉर्थ फ्रिजिड जोन बोलते हैं और जो फ्रिजिड जोन साउथ के क्षेत्र में होगा उसे साउथ फ्रिजिड जोन बोलते हैं। इसके आगे जो टेम्परेट जोन नॉर्थ के साइड में होगा उसे नॉर्थ टेम्परेट जोन बोलते हैं और जो जोन साउथ में होगा टेम्परेट उसे साउथ टेम्परेट जोन कहते हैं। तो हमने पहला पॉइंट समझा डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। दूसरा पॉइंट है हाइट अबव द सी लेवल, यानी कि मौसम की जो गर्मी है वो आप जितना ऊपर जाते जाइएगा उतना तापमान कम होते जाता है। जितने आप ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में आप देखते हैं कि पहाड़ों पे ठंडी ज़्यादा आती है। रीज़न क्या है? तो उसकी समुद्र तल से ऊंचाई, सी लेवल से उसकी ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण, सी लेवल से उसकी ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, उसमें ज़्यादा ठंड बढ़ते जाती है। यानी कि सी इस प्रकार से अगर पहाड़ी है, इस प्रकार से है क्षेत्र आपका कोई, अगर यहाँ का तापमान आपका अगर 30 डिग्री है तो ये आपका जितना आप ऊपर बढ़िएगा ये तापमान क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। ठीक है। और इसके नीचे आप जितना जाइएगा तो तापमान क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ऊपर जाने के क्रम में तापमान घटेगा और नीचे आने के क्रम में तापमान बढ़ेगा और इस पर भी क्लाइमेटिक कंडीशन डिपेंड करता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, तीसरा पॉइंट है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, तो सी अगर समुद्र के हिसाब से अगर दूरी हो घर बसने वाले क्षेत्र की, या फिर डिस्टेंस कितना दूरी है,
तो इसके ऊपर भी क्लाइमेटिक कंडीशन डिपेंड करता है। और इसी दरमियान सी ब्रीज और लैंड ब्रीज चलते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे सी ब्रीज क्या होता है और लैंड ब्रीज क्या होता है। ठीक है, तो कोस्टल रीजन में दो प्रकार की हवाएं चलती है। समीर बोला जाता है, ब्रिज का हिंदी होता है, और सी ब्रिज का हिंदी होता है समुद्री समीर, और लैंड ब्रिज का होता है स्थल समीर। तो जो हवा देखिए, आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, अभी 5th क्लास के लेवल की बात नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं। हवा जब गर्म होती है तो अपने वास्तविक द्रव्यमान से थोड़ा सा बड़ा दिखती है। यानी कि हवा जब गर्म होती है तो फैलती है। तो इसी स्थिति में जब रात के समय, दिन के समय तो जमीन गर्म होता है और पूरे दिन पानी गर्म होने के कारण रात के समय समुद्र का पानी गर्म होता है। और इस स्थिति में होता क्या है, तो आगे बढ़ते जाते हैं और इसके आगे गर्मी से जो होता है ठंडी की तरफ हवा प्रेस करती है। तो यही स्थिति जल समीर और थल समीर दोनों में होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। इसके अलावा डायरेक्शन ऑफ विंड्स, हवा के दिशा पे भी ये निर्भर करता है कि हवा किस दिशा से चलती है और किस प्रकार से वो मदद करती है क्लाइमेटिक कंडीशन में। जैसे हम लोग सुनते हैं कि मानसून, अभी वर्तमान स्थिति में हम लोग बोलते हैं कि बिहार में मानसून आ चुका है। मानसून आने से क्या होता है, एक प्रकार की हवा होती है जो कि अपने साथ बारिश को लाती है। और इसके अलावा ड्यूरिंग द समर द टेम्परेचर ऑफ ऑन लैंड रिमेन्स हायर देन that of the sea, so the pressure on land gets lower compared to the sea, therefore winds blow from sea to land, they are called summer monsoon। और गर्मी के दिनों में ज़्यादा जो ज़मीन होती है तप्त हो जाती है और जिसके कारण हवाएं समुद्र की ओर से धरातल की ओर आती है और ये अपने साथ ठंडी हवा लेकर आती है और इसके साथ बारिश भी होती है, जिसे समर मानसून के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे और इसी प्रकार से द विंड ब्लोइंग सी ब्रिंग रेन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड द रेनी सीजन कंटिन्यूज फ्रॉम जून टू सितंबर। और देखिएगा, ज़्यादा जब गर्मी बढ़ जाती है जून टू सितंबर तक, तो इसी समय ज़्यादा बारिश होती है। रीजन क्या होता है, धरती ज़्यादा गर्म होती है और समुद्र की तरफ से वह ठंडी हवाएं आती है, जिसके कारण बारिश होती है। और इस प्रकार के मानसून को एडवांसिंग मानसून के नाम से जाना जाता है। अब अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है क्लाइमेटिक कंडीशन को मापने के लिए। जैसे थर्मोमीटर हो गया, तो थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर टेम्परेचर, यानी कि थर्मामीटर का उपयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। इसके अलावा हवा की गति मापने के लिए हवा का प्रेशर मापने के लिए बैरोमीटर। इसके अलावा रेन गेज का उपयोग किया जाता है रेनफॉल मापने के लिए। और हवा के दिशा को जानने के लिए कि हवा किस दिशा से चलती है, तो वाइंड वेन का उपयोग किया जाता है। विंड वेन का, जो आपके बुक में सभी सचित्र दिया हुआ है, इसको आप लोग स्टडी करेंगे। और स्टडी करने के बाद, जैसे आप प्रीवियस क्लास में नोट्स तैयार करते थे कि सबसे पहले डिफिनीशन ऑफ द चैप्टर के बाद क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर, और उसके बाद तैयारी करने के बाद अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप अपने टीचर से कंसल्ट करेंगे। धन्यवाद।